ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग वेक्टर स्पेसेस कर रहे थे। हम वेक्टर स्पेसेस कर रहे थे और हमने देख लिया था कि जस्ट एनी ऑर्डर्ड सेट ऑफ n नंबर्स, दैट्स अ वेक्टर इन n डिमेंशनल स्पेस। 2D और 3D के वेक्टर से वी आर मोर फेमिलियर, लेकिन रियली any set of observations, anything with any amount of numbers, उनको आप vectors के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। वेक्टर्स जो ऑपरेशंस थे, एडिशन, जीरो वेक्टर, -1 से मल्टीप्लाई करना, k से मल्टीप्लाई करना, यानी स्केल करना वेक्टर की लेंथ को, तो 1 से मल्टीप्लाई करना यानी जस्ट लेट द वेक्टर रिमेन एज इट वाज। फिर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन देखा था, कुछ चंद वेक्टर्स को, हर वेक्टर को अलग-अलग अपने अपने तरीके से स्केल करना, फिर उनका सम कर देना, दैट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वो भी उसी स्पेस में एक नया वेक्टर आ जाता है। फिर हमने नॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा था, जो कि वेक्टर की लेंथ मालूम करता था। इसको मैग्नीट्यूड भी कहते थे। ये पाइथागोरस थ्योरम ही था बेसिकली, उसकी जनरलाइजेशन थी। हमने यूनिट वेक्टर देखे थे, ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ 1 या जिनका नॉर्म 1 था, और किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सो एनी वेक्टर कैन बी नॉर्मलाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट वेक्टर जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय द लेंथ। सो वेक्टर v है, उसकी हर कंपोनेंट को अगर आप लेंथ ऑफ v से डिवाइड कर दें, तो जो नया वेक्टर आता है u, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो v की थी, डायरेक्शन वही होगी, लेकिन उसकी लेंथ अब 1 होगी, u की लेंथ 1 होगी। फिर हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स देखे थे, R2 में, R3 में, and then you can generalize it to n dimensional real numbers की स्पेस। और ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हम यूज कर रहे थे हमेशा से, एक्सेस वाले वेक्टर्स जिनको हम कहते थे, ये यूनिट वेक्टर्स, इनकी लेंथ 1 थी। फिर अगर नॉर्म हम डिफाइन कर चुके थे, तो नॉर्म जब डिफाइन हो जाता है, तो नाउ वी कैन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। यानी ये हम वेक्टर स्पेस इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस तरह की स्पेसेस में पहले हम सिस्टमैटिकली चलते हैं। पहले हम किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम करने का तरीका बताते हैं, विच इज नॉर्म। फिर हम कोई भी दो वेक्टर्स में दूरी, कोई डिस्टेंस, उसको मालूम करने का तरीका भी डिफाइन करते हैं। और हम उसको डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि आप u और v, अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका डिस्टेंस अगर निकालना है, उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि u माइनस v करें, एक और वेक्टर आ जाएगा, और इस वेक्टर का नॉर्म ले लें, इस वेक्टर की लेंथ ले लें। अगर आप पॉइंट्स के तौर पे देखेंगे, तो u v जो वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स जिन पॉइंट्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन पॉइंट्स का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, वही इन वेक्टर्स का डिस्टेंस है। तो इस डायग्राम में वो जो रेड पॉइंट्स दो बने हुए हैं, वो u और v वेक्टर्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और उन रेड पॉइंट्स का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, वो ही u और v वेक्टर्स का डिस्टेंस है। ओके, सो हमने ये देखा था। इसके अलावा हमने काफ़ी डिटेल में डॉट प्रोडक्ट को देखा था, और हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स की सिमिलैरिटी बताता है, और डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप कोई भी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो मालूम कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स u डॉट v डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ u की लेंथ और v की लेंथ। ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बता देगी, चाहे वो वेक्टर्स 2 डिमेंशनल स्पेस के हों, 3 डिमेंशनल स्पेस के हों, 5 डिमेंशनल स्पेस हो, 10,000 डिमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हों, कोई भी n डिमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स हैं जो ना आप जिनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनको कांट इमेजिन देम कि वो कैसे हैं, पर उनके दरमियान आप ये एंगल निकाल सकते हैं, और ये जो एंगल है, इट टेल्स यू समथिंग अबाउट देयर सिमिलैरिटी।
कि ये वेक्टर्स कितने सिमिलर हैं या कितने डिफरेंट हैं। अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर u और v के दरमियान एंगल लेट्स से 10 डिग्रीज आ जाता, तो इसका मतलब है कि u जिस डायरेक्शन में जा रहा है v भी रफली उस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर u और v के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब ये बहुत फर्क वेक्टर्स हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि u इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है। अगर इनका एंगल 80 डिग्रीज था, तो फिर u जिस डायरेक्शन में जा रहा है v बहुत ही थोड़ा उस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, जनरली वो उससे बिल्कुल फर्क डायरेक्शन में जा रहा है, पर हल्का हल्का u का कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो v वाली डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इनका एंगल 80 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस एंगल टेल्स यू समथिंग अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं आप वेक्टर्स की सिमिलैरिटी मालूम करने के लिए। और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर्ड नॉर्म जो है ये वेरीफाई करना था आपने। किसी वेक्टर का स्क्वायर्ड नॉर्म जो है वो अपने साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर उन्होंने देखा था कि u डॉट v जो है इट विल बी इक्वल टू v डॉट u। ये स्केलर वैल्यू होती है, डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है, तो u की v से सिमिलैरिटी इज द सेम एज v की u से सिमिलैरिटी, ये सिमेट्रिक है ये। फिर हमने देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन पे। होमोजेनिटी देखी थी कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट को बाद में नंबर को स्केल कर दें या किसी एक वेक्टर को स्केल कर देते और फिर डॉट प्रोडक्ट लेते तो आंसर सेम आना था। और फिर काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देगा। अब अपने साथ डॉट प्रोडक्ट v डॉट v अगर करें तो दिस आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 0 ओनली इफ v इज द जीरो वेक्टर। v की हर वैल्यू अगर 0 है, और इसका प्रूफ हमने लास्ट टाइम किया था। क्योंकि ये जो नॉर्म स्क्वायर्ड है, बाय द वे आई थिंक पिछले प्रूफ में आई मेड अ मिस्टेक, इट वाज नॉट अ वेरी कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक। ये स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, नो स्क्वायर रूट, क्योंकि v डॉट v किया हुआ है और पिछली साइड पे हमने कहा था कि v डॉट v इक्वल्स नॉर्म का स्क्वायर, तो नॉर्म के स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट नहीं आएगी, तो ये गलत था। लेकिन जो द पॉइंट स्टिल स्टैंड्स कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस सम के अंदर सारी वैल्यूज स्क्वायर होके सम हो रही हैं, तो द आंसर विल बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 इफ ऑल द vi's were 0। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जिसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसको भी आप डॉट प्रोडक्ट के तौर पे देख सकते हैं। यानी जब आप मैट्रिक्स A को किसी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करते कि आप A की पहली रो लेते हैं R1 और उसको B के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं C1। मल्टीप्लाई भी क्या, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी आप पहला एलिमेंट इस रो का इस कॉलम की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा एलिमेंट, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय तीसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन until last element multiplied by last element। सही, तो ये तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और सम हो रहा था, इसे ही तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो आपके पास पहली एंट्री आती है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए, वो पहले मैट्रिक्स A की पहली रो
और बी के पहले कॉलम का डॉट प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली जो सेकेंड एंट्री आएगी वो पहली रो और सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट होगा, एंड सो ऑन। जो फर्स्ट रो में जो आखिरी एंट्री आनी है वो होगा फर्स्ट रो इनटू लास्ट कॉलम, let's say n columns थे, तो फर्स्ट रो डॉट प्रोडक्ट लास्ट कॉलम, और फिर आप यही काम सेकंड रो के साथ करेंगे n दफा, ठीक है। सो सेकंड रो का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का डॉट प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का डॉट प्रोडक्ट आखिरी कॉलम से, एंड सो ऑन, एंड यू डू दिस फॉर ऑल रोज, ठीक है। तो आपके पास अगर इधर m रोज थी, अगर इधर m रोज थी और इधर n कॉलम्स थे, तो आंसर जो है वो m बाई n का आना है, और इन डॉट प्रोडक्ट से वो आंसर आ जाएगा, m इंटू n डॉट प्रोडक्ट। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके ओके, ऑर्थोगोनैलिटी हमने मेंशन की थी जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल में इस टाइम में सारी वही पुरानी बातें, पर फॉर कंप्लीटनेस हम देख लेते हैं कि हम 2D स्पेस में R2 में और 3D स्पेस में R3 में इनमें हमने देखा है कि जब भी कोई दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री था या π/2 रेडियंस था, तो ऐसे वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। एन डिमेंशंस में ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उस कॉन्सेप्ट की जनरलाइजेशन है, और वो जनरलाइजेशन को कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। यानी एन डिमेंशनल स्पेस में अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है, तो फिर हम उनको परपेंडिकुलर कहने की बजाय ऑर्थोगोनल कहते हैं। ये ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। R2 और R3 के परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल ही होते हैं, ठीक है। और ऑर्थोगोनैलिटी की जो डेफिनेशन है, चाहे आप R2 में हो, R3 में हो, R4, R5, Rn, जौन सी भी आप स्पेस में हैं, U और V जौन सी स्पेस में भी लाई करते हैं, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। यानी जब भी आप U और ये वाला सिंबल यूज करते हैं इन्वर्टेड T का, ठीक है, या वैसे देखा जाए तो ये वो परपेंडिकुलर जिसको हम 2D में अगर देखें तो इस तरह के वेक्टर्स को ही परपेंडिकुलर कहते हैं ना, एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला सिंबल है, लेकिन मोर जनरली ये ऑर्थोगोनल वाला सिंबल है। ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी का सिंबल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमने क्यों इस तरह से डिफाइन किया कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ऑर्थोगोनल होंगे? वाई? इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दिस इंप्लाइज के ऑर्थोगोनल है ये दो वेक्टर्स, विच इंप्लाइज के इनका थीटा क्या है? 90 डिग्री। सो सवाल मेरा ये है कि व्हाई डज दिस फर्स्ट थिंग इम्प्लाई दिस लास्ट थिंग? Anyone? Why is it true? U dot V equals 0 implies कि थीटा 90 डिग्री होगा।
सर क्योंकि दोनों वेक्टर इस डायरेक्शन में होते हैं कि इनका एक दूसरे पे इफेक्ट जीरो होता है, इसलिए वो परपेंडिकुलर होंगे। एक दूसरे पे एक इफेक्ट उनका नहीं होता। लेकिन जो आप कहते हैं ना डायरेक्शन और इफेक्ट, तो आप ज्योमेट्रिक बातें कर जैसा रहे हैं। एक एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर उसका मल्टीप्लाई होगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, ये ज्योमेट्रिक बात है। मुझे आप एल्जेब्रा से आंसर दे सकते हैं? प्योरली सिंबल्स की मैनिपुलेशन है। यू डॉट वी इक्वल यू डॉट वी लिखते कैसे हैं? सर जबड़ा का तो ये यू नॉट यू नॉट और एक का आई कंपोनेंट है, चलें, एक के अंदर आई कंपोनेंट है तो दूसरे में आई कंपोनेंट जीरो होगा, तो आई दूसरे के अंदर आई है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। एक के अंदर जे है लेकिन दूसरे के अंदर जे नहीं है, तो वापस से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ये तो आपने कंपोनेंट ये आपने रिवर्स बात शायद प्रूव की है कि आपने पहले अस्यूम कर लिया कि थीटा 90 है। तो अगर थीटा 90 है तो एक में आए अगर 1 है तो जे 0 होगा। यानी आप, मुझे लगता है, उल्टा चल रहे हैं, कि जो कि सही बात शायद आप सही कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उल्टी चीज प्रूव कर रहे हैं कि थीटा अगर 90 है तो उनके कंपोनेंट एक जैसे नहीं होंगे, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। मैं तो यहां से यहां जाना चाह रहा हूं कि व्हाई विल दिस बी जी सर जी जी u dot v is equal to u norm into v norm into cos theta। सर उसे फॉर्मूला को इक्वेट करेंगे जीरो से, सर वो सब दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास cos theta is equal to जीरो आएगा। लेट्स डू दिस देन। आप कहती हैं u डॉट v इक्वल्स, जो मैं फॉर्मूला देखा था, u का नॉर्म मल्टीप्लाइड बाय v का नॉर्म मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल। यस सर। अब आप कहते हैं u डॉट v जीरो है। यस सर। तो अगर u डॉट v जीरो है, दिस वुड मीन के u v की लेंथ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये चीज जीरो आ गई। यस सर। Which would mean what? Which would imply what? cos theta is equal to जीरो। Which would imply कि ये u, जो u की लेंथ स्केलर है, v की लेंथ स्केलर है, इन दोनों को मैं इस जीरो को इनसे डिवाइड कर देता हूँ, आंसर जीरो ही रह जाएगा, which means cos theta is जीरो। और cos थीटा अगर जीरो है तो इट इम्प्लाइज कि थीटा इज थीटा इज 90 डिग्रीज। सही? और ये अब हमने u डॉट v को जीरो मान के हम थीटा इक्वल 90 पे पहुंच गए। ठीक है, तो एहतशाम पहले आप आंसर कर रहे थे, राइट? यस सर। तो एहतशाम, वुड यू अग्री कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम u डॉट v को जीरो से शुरू हुए हैं और एंड पे इस बात पे पहुंच गए कि थीटा देन थीटा मस्ट बी 90 डिग्रीज। ओके सर। नंबर 1 और नंबर 2 कि ये जो प्रूफ था ये प्योरली एल्जेब्रिक था। यानी हमने कोई ज्योमेट्री की अपील नहीं की कि एक वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, दूसरा इधर पॉइंट कर रहा है, कोई हमने विजुलाइज नहीं किया, कोई हमने नहीं बताया कि स्पेस कौन सी है, 2 डिमेंशनल स्पेस थी, 3 डिमेंशनल थी, एन डिमेंशनल, कुछ नहीं बताया। प्योरली एल्जेब्रिक रीजनिंग हुई है। वुड यू अग्री? यस सर। ओके ओके, सो ये ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन है। और हमने किया यही है कि ऑर्थोगोनैलिटी, जो कि असल में एक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान एंगल, जब भी आप कहेंगे एंगल तो इट्स ए ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, इतने डिग्री इतने डिग्री इतने डिग्री।
और हमने ये प्योरली ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट एंगल का, ऑर्थोगोनैलिटी का, 90 डिग्री का, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है बिल्कुल प्योरली एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट से, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो यानी एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट जब जीरो है तो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इज 90 डिग्रीज या ऑर्थोगोनैलिटी। फिर हमने उस स्लाइड पे कर ही लिया था पिछली स्लाइड पे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं आर एन के, वो ऑर्थोगोनल है। उसको रिविजिट अगर आप चाहते हैं तो हम रिविजिट कर लेते हैं उस स्लाइड को। तो उस स्लाइड पे चले जाते हैं। हाँ, आर एन के जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे, एक था E1 में पहली कंपोनेंट में 1 था और बाकी सारे 0 थे। E2 में सेकंड कंपोनेंट 1 था, बाकी सारे 0 थे। E1 डॉट E2 कैसे निकलेगा, क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी। जहां पे ये 1 था वहां पे E2 0 था, जहां पे E2 1 था वहां पे E1 0 था, और बाकी सारी जगहों पे ये 0 0 बराबर थे। तो सारे मल्टीप्लिकेशंस में 0 देना है, उनको सम करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी एनी ई आई डॉट प्रोडक्ट एनी अदर ई जे, ये जो वेक्टर्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर I और J फर्क है। अगला सवाल, अगर फर्क नहीं है तो फिर क्या आंसर होगा? अगर I और J एक ही हैं फिर क्या आंसर होगा? 1 सर। 1, राइट, क्योंकि वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उसका, तो 1 इंटू 1 होगा, प्लस 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 0, सो सिर्फ 1 आ जाएगा। ये कोई भी आप ले लें, E2 के साथ कर लें अपने साथ, En का डॉट प्रोडक्ट ले लें अपने साथ, तो 1 सेम जगह पे आ रहा होगा, इसलिए आंसर विल बी 1। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो आपस में और अपने साथ 1 होता है। तो जो अपने साथ 1 है, इसका मतलब है कि उसका नॉर्म 1 है, उसकी लेंथ 1 है, इसलिए तो उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, अगेन हम आहिस्ता आहिस्ता ज्योमेट्रिक चीजें जो हैं वो सारों की जो एल्जेब्रा है, यानी उनको हमें ड्रॉ ना करना पड़े, उनको कोई कंपास, कोई प्रकार, कोई रूलर, इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े, और हम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस के थ्रू ज्योमेट्रिक चीज़ों के साथ डील करना सीख जाएं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पे एल्जेब्रा लगाते जा रहे हैं। जिसका अगला जो स्टेप है वो है लाइंस और प्लेन्स। सो लेट्स सी कि लाइन जिसको हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 2D में जो लाइन होती है वो यूनिकली डिटर्मिन हो जाती है बाय इट्स स्लोप और वन ऑफ इट्स पॉइंट्स। दो चीज़ों से लाइन मिल जाएगी। अगर मैं आपको कह दूं कि एक लाइन है जिसकी स्लोप 45 डिग्री है, या जिसके कहेंगे जिसकी स्लोप 1 है, m = 1, ठीक है। 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री वाली लाइन यही होती है जिसकी स्लोप 1 होती है। अगर मैं उससे कहूँ कि लाइन है जो स्लोप 1 है और वो गुजरती है इस पॉइंट से, तो आप कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? ये वाली? ये मैं सही की है? नो सर। ये वाली? यस। Anyone else?
नो सर, इसका स्लोप इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है। इसका नेगेटिव है, ये तो -1 है। ये वाली नो सर। अच्छा, ये वाली यस सर। इसका स्लोप 1 है ना? लेकिन ये जो स्लोप 1 वाली लाइन है, क्या ये इस पॉइंट में से गुजर रही है? नो सर। हाँ, सो स्लोप 1 वाली लाइन जो इस पॉइंट में से भी गुजरती हो, वो एक ही हो सकती है। वो एक ही हो सकती है, और वो ये वाली लाइन। सो डू यू अग्री विद दिस फर्स्ट बुलेट कि अगर मैं आपको बता दूं कि एक लाइन है जो फलां पॉइंट में से गुजरती है और उसका फलां स्लोप है, तो वो एक ही लाइन हो सकती है, वो मल्टीपल लाइन्स नहीं हो सकती। डू यू गाइस अग्री? यस सर। किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन, कोई सवाल? आकिब बैठे हैं, आकिब अमीन। यस सर। आकिब, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये जरा समझाएंगे आप? यस सर। जी जी, बताएं। सर, लाइन जो प्लेन का बता रहे थे आपके कि जिस लाइन की स्लोप 1 हो वो एक ही पॉइंट में से गुजरेगी। नई लाइन स्लोप 1 वाली तो कई लाइंस हो सकती हैं, कई पॉइंट्स में गुजर सकती हैं। तो उसका एंगल 45 होना चाहिए था। हाँ, तो एंगल 45 वाली तो कई लाइंस हो सकती हैं। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक लाइन है, उसका स्लोप 1 है, तो क्या वो एक ही लाइन हो सकती है या कई हो सकती हैं? सर दोबारा रिपीट कर दें सवाल। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि लाइन है जिसका स्लोप 1 है, तो क्या ये एक ही लाइन हो सकती है या कई हो सकती हैं लाइंस? सर एक ही होगी। स्लोप 1 वाली सिर्फ एक लाइन हो सकती है। शायद। सो ये स्लोप 1 वाली कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो 1,1 से गुजरती हो? आखिर सर फिलहाल हो सकती है ना? पता सर। कोई ऐसी लाइन भी हो सकती है जो 10,5 से गुजरती हो और स्लोप 1 हो। नहीं जी, इसका सर नहीं जवाब नहीं। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आया। सर मैं कह रहा नहीं पता। आखिर फिर एक काम करें, आपके पास कागज है? यस सर। आप उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो 10,5 से गुजर रही हो। सर और उसका स्लोप 1 हो। होगी ड्रॉ आपसे? 1 मिनट। ओके। सर पॉइंट क्या है? जी, सर पॉइंट दूसरा बता दो। 10,5।
हो गई ड्रॉ? नो नहीं हुई ड्रॉ? नो सर। ओके। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं आप या नहीं? यस सर। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं आपको बताऊं हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या आपको पता लग गया कौन सी लाइन है? एक्स एक्स के अलग। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजर सकती है कहीं, ऊपर कहीं, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन यस हो सकता है? यस सर। एक्स एक्सिस के नीचे कहीं से गुजर सकती है? यस सर। इसका मतलब है आकिब कि अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या आपको पता लग गया एग्जैक्टली कि कौन सी लाइन है? नो सर। नो, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकती है। परफेक्ट। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 0,3 से गुजरती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 0,3 से गुजरती है, यस सर। ये अपवर्ड। ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस अपवर्ड। हाँ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं आप एक्चुअली? वन है सर। सोच के ही बता सकते हैं एक्चुअली। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जहां पे y की क्या वैल्यू होगी? वाई जी, वाई की वैल्यू 3 होगी। y इक्वल्स 3, ये y इक्वल्स 3 वाली लाइन है। यानी ये जो फर्स्ट बुलेट है, ये बता रही है कि अगर मैं आपको किसी लाइन का स्लोप बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कहा था, इसका स्लोप 0 होता है। सो अगर मैं किसी लाइन का स्लोप बता दूं और उसका कोई एक पॉइंट बता दूं कि यहां से गुजरती है, तो फिर वो लाइन यूनिकली मैंने बता दी कि कौन सी है। जी सर। यानी बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि मैंने पहले कहा था कि वो लाइन 0,3 से गुजरती है और हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब वो ये लाइन होगी। ठीक है। यस पर अगर मैं कहता है कि वो 0,3 से गुजरती है और वो वर्टिकल है, तो फिर वो कौन सी लाइन होती? वो ये वाली लाइन होती। और अगर मैं कहता है कि वो 0,3 से गुजरती है और स्लोप 1 है, तो ये लाइन होती। अगर मैं कहता स्लोप -1 है, तो ये लाइन होती। और यानी बिल्कुल यूनिकली पता लग जाएगा अगर मैं आपको पॉइंट बता दूं और स्लोप बता दूं। ओके। सिमिलरली अब हम टू डिमेंशनल स्पेस से 3 डिमेंशनल स्पेस पे एक जंप लगाते हैं। 3 डिमेंशनल स्पेस में प्लेन होते हैं, बिल्कुल जैसे लाइन 2D स्पेस में यूनिकली पता लग जाएगी अगर आपने स्लोप बता दिया उसका और उसका कोई एक पॉइंट बता दिया। 3D स्पेस में एक प्लेन यूनिकली डिटरमिन हो जाएगा अगर आपने मुझे उस प्लेन की इंक्लिनेशन बता दी है। इस पे बाद में आते हैं। इंक्लिनेशन बता दी है और उसका कोई एक पॉइंट बता दिया। यहाँ पे हमने स्लोप का लफ्ज यूज किया था 2D में, 3D में हमने इंक्लिनेशन का लफ्ज यूज किया। इसके बाद में आते हैं, लेकिन आइडिया फिर से वही है। स्लोप और एक पॉइंट बता दें, लाइन पता लग गई एग्जैक्टली कि कौन सी है। इंक्लिनेशन और एक पॉइंट बता दें, प्लेन एग्जैक्टली पता लग जाएगा यूनिकली कि कौन सा है। और इसको जरा ये डायग्राम्स में देखते हैं, R2 में देखते हैं। R2 में ये था कि जब आप मुझे कहते थे कि ये वाला वो पॉइंट है और स्लोप उसका लेट्स से, खैर यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर की, सो अगर मैं ये वाला पॉइंट बता दूं आपको x0 y0 और उसका स्लोप बता दूं, तो ये ब्लू लाइन आपको पता लग जाएगी कौन सी है।
3D में अगर मैं आपको अगेन ये पॉइंट बता दूं 3D में, अब 3D में जो पॉइंट है वो x0, y0 और z0 कह रहा हूं मैं, कोई 3D की लोकेशन है, और फिर मैं आपको इंक्लिनेशन बता दूं, यानी बेसिकली ये वाली डायरेक्शन जो है, ठीक है। तो फिर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, अच्छा इधर से इतने इंक्लाइन वाला जो ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से गुजरता हो वो तो एक ही हो सकता है। तो ये तो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसको एल्जेब्रा में रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों आइडियाज, लाइन इन R2, लाइन इन R2 और प्लेन इन 3D, दोनों कॉन्सेप्ट्स फर्क स्पेसेस के हैं, फर्क किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। एल्जेब्रा में दोनों की रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल है, और वो रिप्रेजेंटेशन ये है जो कि असल में डॉट प्रोडक्ट है। किन चीजों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है उसको अब देख लेते हैं। लेट P नॉट बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, P नॉट उस लाइन पे एक पॉइंट है, और P कोई और पॉइंट है अब आपके पास, यानी सवाल बेसिकली ये है कि मैं आपको एक पॉइंट P दे देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और इसके बारे में सवाल पूछता हूं, डज P, पॉइंट P lie on the line, ठीक है, और वो लाइन है कौन सी, वो लाइन ऐसी है कि जो पास करती है P नॉट से, और P नॉट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0। ये लाइन इस पॉइंट से गुजरती है, और इस लाइन के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इस लाइन के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसका नाम n है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB, ठीक है। ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। लाइन के जो 90 डिग्री पे एंगल वेक्टर होता है, लाइन की डायरेक्शन से जो 90 डिग्री वाली डायरेक्शन होती है ऑर्थोगोनल, उस डायरेक्शन के वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, विद नॉर्मल वेक्टर n, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, ठीक। ये सवाल आप लोग अभी समझ गए हैं कि नहीं? मैंने इस वक्त एक सवाल पूछा है कि कोई पॉइंट P आप मेरे पास ले आए, कोई भी, मैं आपसे पूछता हूँ कि P जो है डज इट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P नॉट, और उस लाइन के जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है वो n है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB, और लेट्स से मुझे पता है AB, मुझे पता है P x0, y0 मुझे पता है, एक्स वाई भी मुझे पता है, और मैं पूछता हूँ एक्स वाई उस लाइन पे लाई करता है कि नहीं। ये सवाल तो आप समझे कि नहीं? जवाब की बाद में देख लेते हैं, सवाल समझेंगे नहीं? यस सर। क्या है सवाल? सर के पॉइंट एक्स वाई जो है, क्या वो एक ऐसी लाइन पे लाया करता है जो लाइन पर एक्स नॉट वाई नॉट से गुजरती है, और उसके नॉर्मल जो वेक्टर है, ऑर्थोगोनल जो वेक्टर है, वो ए बी पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ए बी है, डायरेक्शन ए बी।
उसकी डायरेक्शन उस नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स ए भी हैं, उसकी डायरेक्शन ए भी है। ओके ग्रेट, बिल्कुल यही सवाल है। इस सवाल को आंसर करने का एक तरीका ये है कि अगर पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट पी, अगर तो वो लाइन पे लाई करता है, अगर वो लाइन पे लाई करता है, तो फिर मैं ना यहाँ पे कहीं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, अगर तो पॉइंट लाई करता है लाइन पे, लेट्स से ये वो पॉइंट है पी नॉट, सॉरी पी, और ये पॉइंट था जो लाइन जहाँ से गुजरती थी, दिस पॉइंट वाज पी नॉट। इन पॉइंट्स को मैं वेक्टर्स के तौर पे भी तो देख सकता हूँ, पॉइंट और वेक्टर्स की डुअलिटी। सो जिसको आप पॉइंट पी कहते हैं मैं उसको वेक्टर पी कह देता हूँ, जिसको आप पॉइंट पी नॉट कहते हैं मैं उसको वेक्टर पी नॉट कह देता हूँ। और अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इस वेक्टर का भी कोई नाम होता है? ये जो ब्लू वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसका क्या नाम होगा? सर पी नॉट प्लस पी। So P not P. अगर इसका नाम हम देते हैं तो इसका नाम तो होता है पी नॉट से शुरू होकर पी पे एंड होने वाला वेक्टर, ठीक है, स्टार्ट और एंड। और इसको कंप्यूट कैसे कर सकते हैं? P minus P. P This naught. is- So P minus naught. P minus P naught. Yes, this is P minus P naught, right? यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? यस सर। ओके, अब मैं ये सवाल आंसर कर सकता हूं। अगर ये जो वेक्टर आया है P नॉट P, ये जो वेक्टर आया है जिसको अगर फाइंड करना है तो P माइनस P नॉट कर देंगे। ये जो वेक्टर आया है इसकी जो डायरेक्शन है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लूं मैं लाइन के ऑर्थोगोनल वाली डायरेक्शन से, और ये डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, इसका क्या मतलब होगा? Point line पे. इसका मतलब है कि P lies on the line then. और अगर ये 0 ना आए, तो P line पर नहीं. क्यों? क्यों? सर क्योंकि वेक्टर Point line पर. P अपना यानी इमेजिन के P इधर नहीं था, इमेजिन P ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इमेजिन कि ये P था, तो P नॉट P कौन सा वेक्टर है? ये वाला। then P not P will be this vector, true? Yes, sir. ओके, और अगर ये वाला वेक्टर है तो
P नॉट P जो ये वाला वेक्टर आया है इसमें और N जो डायरेक्शन थी ऑर्थोगोनल टू द लाइन, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है? नो सर। ये एंगल क्या 90 डिग्री है? No, sir. नो सर। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। और P उस लाइन पे लाई भी नहीं करता, यानी अगर P नॉट P का डॉट प्रोडक्ट लाइन के ऑर्थोगोनल डायरेक्शन से 90 डिग्री है, 0 आ जाता है, यानी एंगल 90 डिग्री है, यानी अगर मैं लाइन की ऑर्थोगोनल डायरेक्शन से 90 डिग्री पे हूं, इसका मतलब मैं लाइन की डायरेक्शन में हूं, इसका मतलब मैं लाइन पे लाई करता हूं। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका मतलब मैं फिर 90 डिग्री पे लाई नहीं कर सकता, मैं कहीं ना कहीं और लाई कर रहा हूं ऑर्थोगोनल से, तो आई विल नॉट बी ऑन द लाइन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ये तो था 2D का केस। लेट्स लुक एट 3D, और वो लाइन का केस था, ये अब प्लेन का केस है। जो मेरा प्लेन है उसको पहले तो विजुअलाइजेशन देख लें कि यहाँ पे कैसे की हुई है। मेरे पास एक प्लेन है जो 3D के अंदर किसी पॉइंट P नॉट से गुजर रहा है, X नॉट, Y नॉट, Z नॉट, और ये जो ग्रे ट्राइंगल सा बना हुआ है, ये उस प्लेन के ऊपर एक ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है। ये प्लेन इन्फिनिटली बड़ा प्लेन है, और ये उस प्लेन का एक हल्का सा हिस्सा हमने ग्रे किया हुआ है, जस्ट टू शो कि वो प्लेन की इंक्लिनेशन क्या है, प्लेन की ढलवान किस तरफ को है। ठीक है, 3D में वो किसी भी तरफ को हो सकती है, लेकिन algebraically the situation is identical to the situation जो R2 में थी। N यानी प्लेन से ऑर्थोगोनल जो डायरेक्शन है, ठीक है, आई विश कि मैं सी वुड हैव बीन इजियर। सो अगर आपके पास अगर एक बुक है या टेबल है आपके सामने, आपके सामने जो टेबल है, उस टेबल के ऊपर अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री पे पेन ऊपर को खड़ा कर दें, तो ये उस टेबल के प्लेन से ऑर्थोगोनल जो डायरेक्शन है, यानी ये पेन, ये है n। टेबल के प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये पेन इस वक्त होगा। अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे इसी तरह पेन रख दें और पेन आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने रखा, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल आपको देख रही है 90 डिग्री में, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप पेन रखते हैं एंड द पेन पॉइंट्स टुवर्ड्स यू, तो ये पेन इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। अगर आप किसी दीवार पे जब कील रखते हैं, वो जो कील और दीवार में 90 डिग्री का एंगल होता है, वो कील उस वक्त दीवार का नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी ऑर्थोगोनल टू द वॉल। वॉल इज द प्लेन और जो कील है 90 डिग्री पे वो नॉर्मल वेक्टर है। ये कॉन्सेप्ट आप विजुअलाइज हो रहा है आपसे कि नहीं? मैं 3D में बातों से तो नहीं बता सकता, लेकिन दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। सो क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं 3D के प्लेन का नॉर्मल वेक्टर? Yes, sir. ओके, ग्रेट। एंड यू रियलाइज कि ये जो अभी प्लेन बना हुआ है, एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट से गुजर रहा है, इसका नॉर्मल वेक्टर n बना हुआ है ABC। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो ये प्लेन अभी भी एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट से गुजरेगा, लेकिन ये वाला ग्रे प्लेन नहीं होगा जो भी बना हुआ है। उसका नॉर्मल वेक्टर चेंज हो गया, इसका मतलब अब प्लेन भी उसकी ढलवान किसी और तरफ हो गई। ठीक है?
सर यानी वो रोटेट कर दिया है। वो रोटेट कर गया है, वो 3D में रोटेट कर दिया किसी तरह। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अगर आपके पास कोई कागज है या बहुत पतली कोई किताब है, उस पतली किताब के अंदर से आप एक पेन एक साइड से डालें और दूसरी साइड से निकाल लें और मतलब रोक लें, जिस तरह खंजर घोंप दिया आपने, ठीक है। सो आप एक पेपर या एक पतली सी किताब के अंदर 90 डिग्री पे कोई खंजर या पेन डाल दें, वो पेन इस वक्त नॉर्मल वेक्टर होगा। अब अगर आप उस पेन को पकड़ लें और उस पेन को थोड़ा सा रोटेट कर दें तो किताब भी अकॉर्डिंगली रोटेट हो जाएगी। किताब वो प्लेन है, पेन वो नॉर्मल वेक्टर है। जब आप नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्लेन चेंज हो जाएगा। जब आप प्लेन को थोड़ा चेंज करेंगे तो उसका ऑर्थोगोनल नॉर्मल वेक्टर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। आपके पास कोई किताब है? यस सर। आपके पास खंजर है? नो सर। पेन है। पेन है, गुड। आपको किताब चाहिए वो? सर कॉपी है मेरे पास। गुड। उसमें से चले एक पेज ले लें, या बस इट हैज टू बी समथिंग सॉलिड। पेज ले लें, उस पेज में से अपना पेन जो है गुजार दें, फाड़ दें पेज। ठीक है सर, हो गया। सो ये जो लेट्स अज्यूम कि आपका पेज सीधा रहता है, ये जो पेन पेज के अंदर से गुजरा है और 90 डिग्री पे अगर गुजर रहा है, द पेन इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऑफ योर पेज, एंड इफ यू रोटेट द पेन यानी द नॉर्मल वेक्टर, तो आपका पेज भी रोटेट हो जाता है 3D में, कहीं वो कोई और प्लेन बन जाता है। ओके सर। ओके, ग्रेट। पर असल पॉइंट पे आते हैं हम कि वो जो नॉर्मल वेक्टर है और वो जो पॉइंट है जिसमें से प्लेन गुजर रहा था, ये दो चीजें, नॉर्मल वेक्टर n and the point p naught, they uniquely determine which plane you are talking about. Just like in the 2D case, the normal vector n ab वाला और point p naught जिसमें से लाइन गुजर रही है, they uniquely determined कि कौन सी लाइन की बात हो रही है। 3D में भी, प्लेन के केस में भी, पॉइंट p naught जिसमें से प्लेन गुजर रहा है और नॉर्मल वेक्टर n a b c, ये यूनिकली डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा वो ग्रे प्लेन है जिसकी बात हो रही है। और अब अगर सवाल पूछूं मैं फिर से वही वाला कि एनी पॉइंट p x y z जिसके पॉइंट है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि डज p जो कि एनी x y z है lie on that plane, तो उसका जवाब भी फिर उसी तरह होगा कि अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं मैं इस वेक्टर के साथ, p नॉट से p की तरफ जाने वाला वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट जो कि अब 3D में हो रहा है, अगर ये जीरो आ जाए, if this is zero, then point P lies on the plane. Why? Why will this be true? क्योंकि सर अगर ई लाई करता है तो सिर्फ उसी प्लेन पर लाई करता है जो एंड पर परपेंडिकुलर है, तो ही उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वरना नहीं। यानी लेट्स अस्यूम कि पॉइंट P प्लेन पे लाई करता है, यानी इसी ग्रे वाले प्लेन के अंदर लाई करता है पॉइंट P, और
पॉइंट पी नॉट तो पहले ही प्लेन पे है, ठीक है। यानी ये जो वेक्टर है पी नॉट से पी तक जो वेक्टर है, ये पूरे का पूरा वेक्टर उसी प्लेन पे लाई करता है, क्योंकि इसकी बिगिनिंग प्लेन के ऊपर है, इसकी एंडिंग प्लेन के ऊपर है, तो ये पूरा वेक्टर प्लेन पे लाई करता है। आप मानते हैं ये बात? पी नॉट पी प्लेन पे लाई करता है, आप लोग मानते हैं? Yes, sir. If P lies on the plane, then P not P lies on the plane. लेकिन जो नॉर्मल वेक्टर है ये तो प्लेन के ऑर्थोगोनल है, ये तो बाय डेफिनेशन हमने कहा ही नॉर्मल वेक्टर उसको था जो प्लेन के ऑर्थोगोनल होगा। प्लेन के ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि मैं इस प्लेन पे कोई भी वेक्टर ले लूं, चाहे वो इस डायरेक्शन में था अगर वो प्लेन पे लाई करता है, इस डायरेक्शन में था अगर वो प्लेन पे लाई करता है, किसी भी डायरेक्शन में ले लें आप पॉइंट, इस डायरेक्शन में था अगर वो प्लेन पे लाई करता है, इन सारे वेक्टर्स के साथ नॉर्मल वेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, इसके साथ 90 डिग्री होगा, इस वाले के साथ 90 डिग्री होगा, सारों के साथ 90 डिग्री होगा। प्लेन के अंदर जिंदा रहने वाले हर वेक्टर के साथ नॉर्मल वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देयरफॉर हमें टेस्ट मिल गया कि अगर p पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे थे, अगर p नॉट p का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ 0 आ गया, इसका मतलब p प्लेन के ऊपर था। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये p उस प्लेन के अंदर लाई नहीं करता, उस प्लेन से या ऊपर की तरफ है या कहीं नीचे की तरफ, प्लेन पे नहीं। So the same test using dot product, the same test is used for 2D, 3D and actually ND, जितनी मर्जी डिमेंशंस हो ये टेस्ट हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन। 2D में ये लाइंस के लिए यूज होती है, 3D में ये प्लेन्स के लिए यूज होती है, 4D में या 3D से ऊपर ये फिर हम प्लेन तो नहीं कहते, फिर हम हाइपर प्लेन्स कह देते हैं, हाइपर प्लेन्स। क्योंकि हम इनको ना विजुलाइज कर सकते हैं, ना इनको हाथ लगा सकते हैं, नथिंग, सो वी जस्ट कॉल देम हाइपर प्लेन्स। लेकिन लाइन को रिप्रेजेंट करना, प्लेन को रिप्रेजेंट करना, हाइपर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करना, इनको रिप्रेजेंट करने का जो एल्जेब्रिक तरीका है वो सेम तरीका है, और वो है पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस। पॉइंट उसमें था ये पी नॉट और पी वाले ये पॉइंट्स थे। इनफैक्ट पॉइंट जिस पॉइंट की बात हो रही है वो आपके पी है और नॉर्मल ये एन है, तो दीज आर पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस। इस पे कोई सवाल? No, sir. Okay. Anyone else? Anyone else? आगे चलते हैं जी। ये मे बी आप लोगों को जरा सा नया लग रहा हो कि लाइन को हम पहले तो देखते थे इस तरह से 2D लाइंस को y = mx + c, फिर हमने इसी को ज़रा सा चेंज करके लिखा और हमने कहा कि अगर आप इसको -mx + y - c = 0 करके लिख लें, तो ये असल में आपने इस तरह से किया है कि आपने ax + by + c = 0, ये उस फॉर्म में लिख लिया आपने चीज़ों का ना। यानी
ये जो ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन थी लाइन की y इक्वल्स mx प्लस सी, वो असल में ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, ये उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन थी, बस ज़रा फ़र्क तरीके से लिखी हुई है। और आज हमने एक नई चीज़ ही सीख ली है, वो है कि नई लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट किया करें, नॉर्मल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, फिर लाइन का कोई पॉइंट और फिर लाइन का दूसरा पॉइंट, और अगर ये ज़ीरो, और ये फिर ज़ीरो होना चाहिए अगर उस पे लाई करता है। ये बिल्कुल ही फर्क सी चीज़ लग रही है इन दोनों से, ठीक है। इट टर्न्स आउट कि आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है, यानी आप यहाँ से शुरू हुए थे और ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखी जा सकती है, जो कि असल में जनरल बात करें तो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी है। इट टर्न्स आउट कि ये एग्जैक्टली ये ही लिखा हुआ है, ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि should we say exactly? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं अब इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और एक्स वाई को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस सी इक्वल 0, या एज इट इज रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इज दिस नॉट अ डॉट प्रोडक्ट ए एक्स प्लस बी वाई? क्या ये दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट नहीं है? एक वेक्टर ए बी है, दूसरा वेक्टर एक्स वाई है। एनीवन? ये डॉट प्रोडक्ट है नहीं, जिसमें जो एक्स वाई पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट तो वो होता है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइन पे है कि नहीं है। मसलन एक्स वाई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। एक्स वाई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। एक्स वाई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो एक्स वाई का तो वो रूल है जो पी जिसको हम कह रहे थे, ये है वो एक्स वाई, राइट, जिसको हमने चेक करने की लाइन पे है कि नहीं। तो ए बी का वो नॉर्मल का रोल है, यानी नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट हमने एक्स वाई के साथ लिया, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, ये भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती रिप्रेजेंटेशन है। हमने कोई नई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेके आए, असल में ये वही है जो बाकी है। और अगर आपके पास जी पी नॉट पी एक ही वेक्टर है। पी नॉट पी एक ही वेक्टर है जो पी से शुरू होता है और जो पी नॉट से शुरू होता है और पी पे एंड होता है। दोनों पे वेक्टर का सिंबल डालेंगे क्योंकि वो अच्छा उनको पॉइंट्स कहना चाहिए। असल में उन दोनों पॉइंट्स को भी, एवरी पॉइंट इज अ वेक्टर, नहीं किताब तो नहीं डाल रही तो मैं भी नहीं डालता, अगर मैं डाल भी दूं तो इट्स नॉट टू रॉन्ग, पर लेट्स स्टे विद द बुक। तो किताब तो नहीं डालती। सो पॉइंट पी नॉट से शुरू होता है और पॉइंट पी पे एंड होता है, वो वाला वेक्टर। सिमिलरली विद प्लेन्स, जो प्लेन की इक्वेशन है, नाउ आई डोंट नो कि आप लोगों ने प्लेन की इक्वेशन कभी पढ़ी होगी कि नहीं, 3D प्लेन की। Have you ever encountered this equation कि 3D में जिसको प्लेन कहते हैं वो ऐसे लिखा जाता है? जिस तरह लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन 3D में वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल 0, जिसके अंदर, या फिर इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि a, b और c डॉट प्रोडक्ट हो रहा है
XYZ के साथ, जिसमें ये फिर से वही हुआ है कि ये वो नॉर्मल वेक्टर है, यानी आपने नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है किसी पॉइंट का, और अगर ये चीज़ डी प्लस करने के बाद अगर ये 0 आ जाता है तो then XYZ lies on that plane. Now let's move on to orthogonal projections. आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है u, एक वेक्टर है a. ये हमेशा पॉसिबल है, आप मुझे कोई भी दो वेक्टर्स दे दें, u और a, कोई भी दो दे दें, it is always possible, always, it is always possible कि मैं u को दो हिस्सों में चेंज कर दूँ। u वेक्टर एक था, मैं इसको दो वेक्टर्स के सम में चेंज कर दूँ। कि आपने अगर u तक पहुंचना है तो पहले w1 में जाएं और फिर उसमें w2 ऐड कर दें, आप u वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी इस तरह से देखें कि मैं शुरू में यहाँ पे बैठा हूँ और आप कहते हैं u वेक्टर ये है, विच मीन्स के अगर मैं u वेक्टर के लॉन्ग चलूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊँगा। और मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि मैं u पे डायरेक्टली चलने की बजाय, u पे डायरेक्टली जाने की बजाय मैं अगर पहले w1 डायरेक्शन में चलूं और जब w1 डायरेक्शन पूरे वेक्टर पे पहुंच जाऊं फिर मैं w2 वाली डायरेक्शन में चलता जाऊं, उतना जितना w2 की लेंथ है, तो मैं u पे पहुंच जाऊंगा। ये मुझे लगता है मैंने सादा बात मुश्किल लफ्जों में कर दी है। ये क्लियर है, किसी वेक्टर u को मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ as a sum of two other vectors. Right? Yes or no? Yes, sir. यानी ये तो मैंने इतनी कोई जैसे कहेंगे इतनी ट्रिवियली ट्रू बात की है कि ये यूजलेस है। यानी आप मुझे वेक्टर दे दें u और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप u पे ऐसे भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से पहले इधर जाएं और इसको w1 कह दें और फिर यहाँ से इधर चले जाएं, इसको w2 कह दें। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी डिकम्पोज कर सकते हैं, ऐसा करें w1 इसको कह दें, यहाँ चले जाएं और यहाँ से फिर इधर आ जाएं, इसको w2 कह दें। यानी u पे पहुंचने को तो इन्फिनिट तरीके होंगे, मैं जितनी मर्जी फजूल किस्म की डायरेक्शन में चलता जाऊँ, इधर चलते जाएं पहले, इसको w1 कहते हैं और यहाँ से फिर इधर आ जाए, इसको w2 कहते हैं। सो u पर पहुंचने के तो बहुत से तरीके हैं, हमेशा डिकम्पोज कर सकते हैं। ये तो ट्रिवियली ट्रू है और इसमें a का कोई ताल्लुक नहीं। सो अब इस बुलेट को सही तरह से देखते हैं। हमने जो डिकम्पोजिशन की है वो ऐसा नहीं किया कि किसी भी डायरेक्शन में पहले चले जाएं और फिर u की तरफ चले जाएं। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर u है और फिर वेक्टर a भी मौजूद है कोई, तो ये वाली डिकम्पोजिशन हमेशा पॉसिबल है कि आप w1 जिस डायरेक्शन कह रहे हैं ये a के अलोंग है, यानी आप a के अलोंग चलें थोड़ा सा और फिर a के ऑर्थोगोनल चलें तो आप u पे पहुंच जाएंगे। ये बात आप फॉलो कर रहे हैं? u तक पहुंचने के लिए आप a के अलोंग चलें, w1 वेक्टर हो गया, और फिर a के ऑर्थोगोनल चलें 90 डिग्री, उसको w2 कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जरा सी फर्क है। ये u है और a जो है ना वो ये वाला वेक्टर है, a ये वाला वेक्टर है। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मैंने पहले a के अलोंग चलना है w1, वो कहाँ तक जाऊं? मैं चलता जाऊंगा, मुझे रोक दीजिएगा जब आपको पता लगे।
व्हेन शुड आई स्टॉप? स्टॉप, राइट? तो ये जहां मैंने स्टॉप किया है, ये W1 वेक्टर था अलोंग ए, और फिर इसके ऑर्थोगोनल चले, यानी इसके 90 डिग्री पे। जब मैं इसके 90 डिग्री पे चल के मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैं उतना जाऊंगा जब मैं U पे पहुंच जाऊंगा। ये जो दूसरा वेक्टर है ये W2 है, और ये ऑर्थोगोनल होगा ए के। ऑर्थोगोनल ऐसे लिखते हैं, W2 इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। यानी ये जरूरी नहीं था कि ए जो है इतना कन्वीनियंट एक्स एक्सिस के साथ अलाइन हुआ वेक्टर था। ए कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी, यू कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी, और मैं कह रहा हूं गिवन एनी डायरेक्शन यू एंड एनी अदर डायरेक्शन ए, इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि मैं ए के अलोंग चलूं और फिर ए के ऑर्थोगोनल चलूं और मैं यू पे पहुंच जाऊं। आप कोई भी दो यू और वी ले आए, जो मर्जी इनकी लेंथ हो, जो मर्जी इनकी डायरेक्शंस हो, ये डीकॉम्पोजिशन, ये वाली डीकॉम्पोजिशन हमेशा पॉसिबल है, जिसमें ये W1 अलोंग ए है और W2 ऑर्थोगोनल टू ए। आगे चलूं? यस सर। यानी ये दूसरा केस देख लें, U वेक्टर ये वाला है, A वेक्टर छोटा है काफी, A की लेंथ थोड़ी है, अभी भी पॉसिबल है A के अलोंग चलते जाएं, ज्यादा चल लें, ये W1 आ गया, फिर ऑर्थोगोनल चलें और U पे पहुंच जाएंगे। थर्ड एग्जांपल, U की इधर है लेंथ डायरेक्शन और A दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा है, अभी भी आप A के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में चल दें, या इस तरह से देख लें, ए के अलोंग आगे जाने की बजाय पीछे चले जाए। आपका मुंह ए की तरफ ही है, ठीक है, आपका मुंह ए की तरफ है, आप ए की अलोंग देख रहे हैं, लेकिन आगे चलने की बजाय आप पीछे की तरफ चलने लग गए, नेगेटिव स्टेप्स। तो आई वुड से कि W1 इज स्टिल अलोंग ए, बस नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पहुंच जाएंगे और फिर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में चलेंगे W2 और फिर से U पे पहुंच जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज पॉसिबल। अब सेकंड बुलेट पे आते हैं। हमने A के अलोंग चलना है, A के अलोंग चलने को आप ऐसे लिख सकते हैं K टाइम्स A। K को अगर 1 कर दूं इसका क्या मतलब है? सेम लेंथ में चलना चाहिए। अगर मैं इस तरह चलूं, इसका मतलब मैं जहां पे A एंड हो रहा था वहां पे पहुंच जाऊंगा, है ना? यस सर। इसका मतलब है मैं जहां पे A एंड हो रहा था उससे दुगना आगे चला गया। इसका मतलब है कि जहां पे A एंड हो रहा था मैं उससे नेगेटिव डायरेक्शन में एक A और फिर आधा और A पर नेगेटिव डायरेक्शन में इतना चला गया। के A का मतलब है कि मैंने A वाली डायरेक्शन में A वाली डायरेक्शन को स्केल कर दिया है, A वाले वेक्टर को स्केल कर दिया है बाय K। इधर मैंने A को स्केल किया था 1 से, A को स्केल किया था 2 से, A को स्केल किया -1.5 से, A को स्केल किया K से। तो जनरल बात करती है। सर जी, यहाँ पे फिर W1 का वो सिर्फ फिर पैरेलल नहीं लिखना चाहिए था, एंटी पैरेलल भी लिखना चाहिए था, कि एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो W1 इक्वल्स K इंटू A है, इसने दोनों बातें कवर कर ली। वुड यू एग्री? ओके सर, क्योंकि K नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, U डॉट A, U का डॉट प्रोडक्ट है A के साथ। क्या मैं U को ऐसे लिख सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि ये U ही है,
क्योंकि u कैसे आया था? ए के अलॉन्ग पहले यूज किया था। W1 पे जाएं और W1 है a के अलोंग, तो ये तो W1 ही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो पहले a के अलोंग चले, फिर a के ऑर्थोगोनल चले। ये तो मैंने u लिखा है, तो u डॉट a, मैंने u की एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज कर दी, रिप्लेस कर दी, डॉट a लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ये बनेगा k इंटू a डॉट a प्लस W2 डॉट a, वो यहाँ पे लिखा हुआ है k इंटू a डॉट a प्लस W2 डॉट a। W2 डॉट a की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये जीरो होगा क्योंकि दोनों का W2 तो a के ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है, विच मींस W2 और a का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दिस मस्ट बी जीरो, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। सो ये टर्म जीरो होगी, और ये टर्म k इंटू a की लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a जो है, हमने पहले देखा था a डॉट a जो है ये a की लेंथ का स्क्वायर होता है। यस, ओके। अभी हमें शायद बिगर पिक्चर शायद अभी गुमी हुई है, अभी हमने बस एक छोटी चीज सीख ली है, पता नहीं क्यों, बाद में पता लगता है। अभी हमने सिर्फ ये सीखा है, u का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट a से ले लूं, इट कैन ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस, k टाइम्स a की लेंथ का स्क्वायर, जिसमें k क्या था? k था कि a के अलोंग कितना चलना पड़ा था। इस टाइम इस एग्जांपल में a के अलोंग इतना चलना पड़ा था। इस एग्जांपल में a के अलोंग इतना चलना पड़ा था। इस एग्जांपल में a के अलोंग नेगेटिव इतना चलना पड़ा था। ये तीनों चीजें k हैं। k चले थे आप a की डायरेक्शन में, k चले थे आप k a की डायरेक्शन में, ठीक है, हर केस में फर्क होगा। ओके, u डॉट a जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां से हमें ये पता लगता है कि k की वैल्यू फिर क्या होगी, क्योंकि मैं इससे अब रिप्लेस कर सकता हूँ k, मैं a की लेंथ का स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाता हूँ, सो आई कैन राइट k इक्वल्स u डॉट a ओवर a की लेंथ का स्क्वायर। अग्रीड? k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? ये वाली बुलेट, यस सर। u डॉट a इक्वल्स के a स्क्वायर हमने प्रूव किया था, तो मैं a स्क्वायर जो है दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, k इक्वल्स u डॉट a ओवर a की लेंथ का स्क्वायर, जहां से मुझे ये पता लगा, जिसको मैं W1 कहता था, W1 असल में था k टाइम्स a वाला वेक्टर, W1 ये चीज थी, k इंटू a, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब मैं बिल्कुल वही चीज लिख रहा हूँ, k इंटू a लिखा है मैंने यहाँ। डू यू गाइज एग्री कि ये k इंटू a लिखा है? यस सर। क्योंकि ये अभी हमने ढूंढा है पिछली बुलेट में, दिस इज k की ये वैल्यू बनती है, और k इंटू a आगे ये लिखा हुआ है। और अगर मुझे W1 पता लग गया, तो क्या मैं W2 निकाल सकता हूं?
एनीवन? यस सर, निकाल। इस निकाल सकते हैं। अगर W1 पता चल गया तो W1 माइनस U कर लेंगे। U माइनस W1। यस, U माइनस W। सो हुआ ये है कि ये A वाली डायरेक्शन थी कोई, ये U था, और आपको इतना पता लग गया कि यहां पे रुकना चाहिए आपको। अगर आपने 90 डिग्री वाली जंप मारनी ऑर्थोगोनल, तो आपको A के अलोंग ये K टाइम्स ये वाला डिस्टेंस पता लग गया। तो आपने एक वेक्टर बनाया, और वो वेक्टर बेसिकली, चलो वेक्टर भी बना लेता हूँ। ये जो वेक्टर था ये था W1 विच वॉज K टाइम्स A। और फिर आपने कहा कि इस पे पहुंचने के बाद कि अब 90 डिग्री ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में आपने जंप मारनी है। वेल, इसका मतलब आपको ये पॉइंट मौजूद है और इस पॉइंट को आप W1 कह रहे हैं। आपके पास ये पॉइंट मौजूद है U, इसको कह रहे हैं आप। तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा? W1, इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है, इस वेक्टर का एंडिंग पॉइंट मौजूद है, तो क्या वेक्टर नहीं निकाल सकते आप? एंडिंग माइनस स्टार्ट। जिस वेक्टर को आप W2 कह रहे हैं, इस वेक्टर को आप W2 कह रहे हैं, इट मस्ट बी एंडिंग माइनस स्टार्ट। फिर ये वेक्टर आ जाएगा। दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर होता है एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। यही यहां पे लिखा हुआ है, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। यानी W2 फाइंड करना इज नो प्रॉब्लम वंस आपने W1 निकाल लिया। और W1 निकालने का मतलब है सिर्फ K को निकालना है, और K की वैल्यू यहां से पता लग रही है सेकंड लास्ट पॉइंट से। K इक्वल्स U डॉट A ओवर A की लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का एक खास नाम है, इसे कहते हैं U की प्रोजेक्शन A के ऊपर। U की प्रोजेक्शन A के ऊपर। आप लोगों ने प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है? कैलकुलस में पढ़ा है। कैलकुलस में नहीं, ज्योमेट्री में। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे? ज्योमेट्री में, कैलकुलस में भी, लेकिन मैं ज्योमेट्री के लिए पढ़ा है। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना 2D में अगर होते हैं। यस सर। तो ये वही है जिसको प्रोजेक्शन कह रहे हैं। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, यानी U से ऐसे मैंने नीचे जाना है कि मैं A से 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट पे गिरूं। अगर मैं U से इधर आ जाता, यानी अगर मैं इस तरह आता तो यहां पे गिरता, ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं बनता ऐसे। अगर मैं U से इस तरह कहीं आया होता, नीचे गिरता, तो ये A के साथ एंगल फिर से 90 डिग्री तो ना होता। प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर ड्रॉप करना उसे कहते हैं कि मैं U से इस तरह नीचे गिरूं कि जहां मैं गिर रहा हूं, ये जो वेक्टर बनता है ये बिल्कुल ऑर्थोगोनल हो, 90 डिग्री हो A से। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, या हायर डायमेंशंस में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, क्योंकि 90 डिग्री वाला एंगल बनता है। किसी और एग्जांपल पे आ जाए, ये A था,
और ये ये U था, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ये होगी, ए से इस तरह गिरना नीचे के एंगल 90 डिग्री बने, तो यू से इस तरह नीचे गिरना के एंगल 90 डिग्री बने। ये जो प्रोजेक्शन आई है ये भी तो एक पॉइंट ही है, और इसका एक डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम k कह रहे थे, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस है उसकी ये एक्सप्रेशन, ठीक है। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस है उसकी ये एक्सप्रेशन है। ये एक स्केलर है, दिस होल थिंग इज अ स्केलर, एक नंबर है। क्यों नंबर क्यों होगा? u डॉट ए न्यूमरेटर, u डॉट ए ये एक स्केलर है, a की लेंथ का स्क्वायर ये स्केलर है, स्केलर ओवर स्केलर, ठीक है। और k रिप्रेजेंट्स दिस डिस्टेंस जो आपने a के अलोंग चलना है, कि इसके बाद 90 डिग्री पे शिफ्ट करना, ऊपर चलना शुरू कर देना, u पे पहुंच जाओ। सो k वो वाला डिस्टेंस है। लेकिन ये एक्सप्रेशन थोड़ी देख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ u along a, लेट मी रिपीट दिस, तो मैं लिख देता हूं जिसको आप एक्सक्यूज मी जी सर, ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं अपना ये आखिरी ये पॉइंट खत्म कर दूंगा, देन आई लेट यू। प्रोजेक्शन ऑफ u along a is, this is projection of vector u along vector a। ये जो चीज लिखी है ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। ये चीज वेक्टर है, ये स्केलर नहीं। के स्केलर है, ये k इंटू ए लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ u along a, ये k इंटू ए है, जिसको आप W1 कहते थे। इस पूरी चीज को आप W1 कहते हैं, यानी a के अलोंग जो चलने वाला वेक्टर है उसे प्रोजेक्शन ऑफ k, W1 जो है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ u along a। इस पे पहुंचने के बाद यू कैन मूव 90 डिग्रीज और W2 वेक्टर जो है वो u माइनस W1 से आ जाएगा, ठीक है। इसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। जो W1 आपने अचीव किया है इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका काफी मेजर रोल है इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। किसी वेक्टर की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसी और वेक्टर पे, यानी W1, इसका मेजर रोल है अगले चंद लेक्चर्स में। यहाँ पर फिर हम एंड कर देते हैं। आप लोगों के कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।